नमस्कार दोस्तों। आज है 11 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स में। दोस्तों, सुबह का समय है और सुबह के समय अगर हम कुछ अच्छा जान लेते हैं या फिर सीख लेते हैं तो पूरी दिन कितना अच्छे से निकल जाता है ना। तो इसीलिए ये कथन आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उससे वक्त सुधार देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वक्त की कदर नहीं करते ना, तो वक्त आपकी जब कदर नहीं करेगा तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया। पैसा, यारी, दोस्ती सब कुछ वापस आता है, लेकिन वक्त जो निकल गया ना, कभी नहीं आता। कभी आपने देखा है कि घड़ी की सुई जा रही है, उसके बाद एंटी क्लॉक वापस आने लगे? नहीं ना। तो वैसे ही होता है, वक्त चला गया तो वो कभी नहीं आएगा। तो अपने वक्त का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कीजिए। और मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि मैं हर घड़ी सोचता हूँ कि क्या ये मैं अपने दिन का सबसे बेस्ट उपयोग कर रहा हूँ इस टाइम का। तो ये बात अगर आप याद रखेंगे हमेशा, तो आपका भी समय बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में भी क्वेश्चंस होने चाहिए, तो लीजिए, आपने ऑर्डर किया और हाजिर है हिंदी में भी क्वेश्चंस आज से। सीआरपीएफ ने 34 महिला कमांडरों को अपनी निम्नलिखित इकाइयों में शामिल किया है। तो किस इकाई में शामिल किया है? ऑप्शंस है आरएएफ, कोबरा, एनएसजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कोबरा। अब बात करें अगर कोबरा की, हम कोबरा का फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। अब अगर सिंपल भाषा में कहे तो दोस्तों, एक स्पेलिंग बोल रहा हूँ आपको, गुरिल्ला, ये इंग्लिश में बहुत आता है, और एक है गुरिल्ला। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये है वार, जिसे शिवाजी महाराज और मराठा लोग करते थे, गोरिल्ला वारफेयर आपने सुना होगा। इंग्लिश में गोरिल्ला बोलते हैं, मतलब छुप छुप के वार करना। और गुरिल्ला हो गया, ये एक जानवर का नाम है। तो कोबरा बटालियन करती क्या है? ये गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाती है और जंगल वारफेयर में सबसे ज़्यादा माहिर होती है। अब ये सीआरपीएफ की, एनएसजी आप कह सकते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स कह सकते हैं सीआरपीएफ का। और इसे रेज किया गया था 2009 में। और ये परफॉर्म कहाँ पे करती है? नक्सलाइट एरियाज़ में। अब दोस्तों, आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, आपको देख के आपका दिन अच्छा हो जाएगा। इस पिक्चर में देखिए, इन आँखों को देखिए ध्यान से। क्या इन आँखों में थोड़ा भी खौफ दिखता है? नहीं ना। तो खौफ किसे होना चाहिए? दुश्मनों को, नक्सल्स को। दोस्तों, हाँ, 34 महिला कमांडरों को अब जाके मिला है कोबरा कमांडोज में एंट्री। लेकिन दोस्तों, काबिलियत सबके अंदर होती है, लेकिन आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप हमेशा हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस लेडी ऑफिसर को जो देख रहे हैं, वो बखूबी आपको दिख रहा है कितना प्राइड है इनके अंदर यूनिफॉर्म पहनने के बाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसे लाइव एक्शन श्रेणी में 10वां स्थान मिल गया है एकेडमी अवार्ड्स? 93 एकेडमी अवार्ड्स में इसे 10वां स्थान हासिल हुआ है लाइव एक्शन श्रेणी में। अभी ये अवार्ड घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जब ये अवार्ड अगर घोषित हो जाता है और ये फिल्म जीतती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे भी ऑस्कर्स हमारे देश ने बहुत ही कम जीते हैं। एकेडमी अवार्ड दोस्तों, ये जो बोल रहे हैं, ऑस्कर का दूसरा नाम एकेडमी पुरस्कार कहते हैं। ऑप्शन है रघु, दाग, बिट्टू या फिर निडर। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बिट्टू। बहुत ही प्यारी मूवी है, यहाँ आप देख सकते हैं बिट्टू। और ये फिल्म बनाया किसके द्वारा है? करिश्मा देव दुबे। अब दोस्तों, ये ऑस्कर में 10वें नंबर तक गई है, ऐसे ही नहीं गई है। आपने बहुत कम ही होगा किसी ने इस फिल्म के बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अवार्ड्स की अगर आप बात करें तो यहाँ देखिए आप, BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इसे मिला हुआ है, टेलुरिडी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है, हॉली शॉर्ट्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, डेनवर फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड मिला है। तो आप देख सकते हैं इससे कितने ज़्यादा अवार्ड मिला है, और ये शॉर्ट मूवी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से राज्य सरकार ने सभी प्रकार की भूमि को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है? दोस्तों, बेसिकली ये कर क्या रहे हैं? ये ड्रोन होती हैं जो ड्रोन से गाँव के ऊपर उड़ाएंगे और वहाँ पे जो आबादी वाले इलाके हैं उसे मार्क करेंगे। दोस्तों, ड्रोन से इजी हो जाएगा
जो भी वहाँ पे लेखपाल या फिर पटवारी आपके राज्य में जो भी कहा जाता है, वो जाएंगे ड्रोन्स के माध्यम से वहाँ पे मैपिंग करेंगे और यूनिकोड दिया जाएगा 16 अंकों का। ये क्या दर्शाएगा, ये जो ज़मीन की होल्डिंग होती है, मालिकाना हक होती है, उसे और सुदृढ़ करेगा और धांधलेबाजी बहुत ही कम होगी। और ये किया किसके द्वारा गया है, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। हमारे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो वो है लखनऊ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्यटन मंत्रालय का वार्षिक सम्मेलन होने वाला है। ये वार्षिक सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ऑप्शंस है, ए महाबलीपुरम, बी कोणार्क, सी पुरी, या फिर डी केवड़िया। दोस्तों ये सम्मेलन होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है 12 से लेकर 14 फरवरी तक। और ये कहाँ पे होगा? न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है केवड़िया। केवड़िया में क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार लौह पुरुष है अपना सरदार। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे शानदार तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज हम एकत्रित भारत में जीते हैं। और हमें किसी राजस्थान से बिहार में आने के लिए या फिर बिहार से मद्रास में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। अगर इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ नहीं लगाया होता तो हमें शायद आज वीज़ा लगता। दोस्तों 182 मीटर ऊंचा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके सबसे समीप कौन सा है? 128 मीटर स्प्रिंग टेम्पल, चाइना में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि स्टे किया जाएगा विघटन पर। किसके विघटन पर? हमारे एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत। ऑप्शंस है, आईएनएस विक्रम, बी आईएनएस विराट, सी आईएनएस विशाल, या फिर डी आईएनएस विक्रमादित्य। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ये थोड़ा सा एलिमिनेशन का टेक्निक लगाएंगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो इजीली ये ऑप्शंस आप कर सकते हैं, आंसर नहीं जानते हैं तो भी। अब दोस्तों देखिए, आपने कभी आईएनएस विक्रम के बारे में सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आईएनएस विक्रम है ही नहीं और था भी नहीं। तो ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शंस, आईएनएस विराट, आईएनएस विशाल, या फिर आईएनएस विक्रमादित्य। तो अगर बात करें इस समय भारत के पास एकमात्र युद्धपोत कौन सा है, वो है आईएनएस विक्रमादित्य। और अगर बात करें आईएनएस विशाल की, आईएनएस विशाल बन के आएगा, ये अभी बन रहा है। तो बचा कौन सा? तो इसका सही आंसर है आईएनएस विराट। और आईएनएस वी, आपने बजाज की वो बाइक भी देखी होगी। आईएनएस विराट 2017 में ही डीकमीशन हो गया था। दोस्तों ये बहुत ही लंबा समय तक चला है, दुनिया में इतनी लंबी कोई भी युद्धवाहक पोत नहीं चली थी। ये कमीशन हुआ था ब्रिटिश नेवी में सबसे पहले 1959 में। और वहाँ किस नाम से जाता था? HMS हर्म्स। HMS हर्म्स। ये सब आ सकते हैं दोस्तों, इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा। आप सुन रहे हैं, आपको याद रहेगा। और दोबारा अगर शाम को सोने से पहले अगर आप सुन लेते हैं इसे 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड से, तो आपको डेली का डेली याद होते जाएगा। और भारत ने कब इसे इंडक्ट किया था? 1986-87 में, 1986-1987 में ये भारत में आया था। और 2017 मार्च में इसे डीकमीशन कर दिया गया था। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसके विघटन पे रोक क्यों लगाया? विघटन मतलब इसे तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है इसके बॉडी पार्ट्स को। अब क्यों लगाया? क्योंकि एक कंपनी है, उसने सरकार को बोला था कि हम इसे म्यूजियम बनाना चाहते हैं। कितना अच्छा होता ना म्यूजियम बनता, हम अंदर जाके देख सकते थे कि कैसे होता है और हमारे नेवी के जवान कैसे परिस्थितियों में रहते हैं। और हम सामने से जाके समझ सकते थे युद्धपोत क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कुछ कंडीशंस थे, इसीलिए सरकार ने बोला था कि म्यूजियम नहीं बन सकता, क्योंकि ये कंडीशन वायबल नहीं है। तो उसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिव्यांश सिंह पनवर ये किस खेल से संबंध रखते हैं? दिव्यांश सिंह पनवर की अगर बात करें, इन्होंने अभी जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इन्होंने शूटिंग में, अच्छा आंसर मैंने बता ही दिया, इसका सही आंसर है डी शूटिंग। ये राइफल 10 मीटर राइफल शूटिंग में
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कब? जब नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, किस लिए? टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए। तो तीसरे राउंड में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांश सिंह पनवर को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता है इसका आंसर, तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है ए, क्रिकेट। और दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने भ्रष्टाचार के लिए इंग्लैंड में इनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चला था इंग्लैंड में? अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर पगला गए हैं क्या, क्योंकि ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में कहाँ से आ गया? नहीं दोस्तों, मैं बताऊंगा ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ये करंट अफेयर में आया हुआ है और ये हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको इसी तरीके से अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए। हर वो चीज़ करंट अफेयर से ही आती है, इसीलिए करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी ज़िंदगी में। और डेली सुबह और शाम को अगर आप करते रहते हैं तो आपका जीएस भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक होते जाता है। और करंट अफेयर से आप अगर अप टू डेट है ना, तो आप कहीं भी खड़े होके कोई भी टॉपिक चल रहा है तो आप बोल सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी बहुत परेशान था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोन कैसे ले और उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एक लड़के ने जाके बताया, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसने बताया कि भैया आप जाके मुद्रा लोन क्यों नहीं लेते, सरकार तो दे रही है मुद्रा लोन और उसमें कोलेट्रल फ्री भी होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगता और बैंक ज़्यादा आपको मना नहीं करती। तो वो गए, उन्होंने मुद्रा लोन लिया, उन्हें शिशु लोन मिल गया। मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी होती है और आज वो अपने बिजनेस के मालिक हैं, वो चुका चुके हैं अपना लोन का अमाउंट और 3 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी दिए हैं। तो देखिए, न्यूज़ और करंट अफेयर से जानने से आप लोगों के सहायता भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन से पहले गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग की अगर बात करें, ये हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे जब 1972 में गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया था, सॉरी 1971 में। और डी फैक्टो 1784 में जब ब्रिटिश ने पूरे भारत पे अपना राज कर लिया था तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे थे। अब दोस्तों, ये क्यों पूछा मैंने, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इसीलिए पूछा, आपको समझ पा रहे हैं इस पिक्चर को देख के और पीछे के घर को देख के? जी हाँ, इम्पीचमेंट महाभियोग चल रहा है किसका? पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट चल रहा है और ये याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग का प्रोसेस चलाया जा रहा है और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद भी इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। और दोस्तों, क्यों? क्योंकि कैपिटल हिल वायलेंस, यहाँ पे आप जो कैपिटल हिल्स में देख रहे हैं, वहाँ पे जो वायलेंस हुआ था उसमें इनके खिलाफ ये आरोप है कि इन्होंने ही इंस्टिगेट किया था। अगर बात करें दोस्तों इम्पीचमेंट, वारेन हेस्टिंग कहाँ से आ गए यहाँ पे? वो यहाँ आ गए कि जब स्पीकर एग्जाम्पल्स दे रही थी कि क्यों इम्पीचमेंट हो सकता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वारेन हेस्टिंग का कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ आरोप थे, तो इम्पीचमेंट उनके खिलाफ भी किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से देश ने हाल ही में अभी अनाउंस किया है कि वो वापस से यूएनएचआरसी के साथ जुड़ने वाले हैं? यूएनएचआरसी मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसका सही आंसर है वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये करामात किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल पहले ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से अलविदा कहलवा दिया था। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 में। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? जिनेवा, राजधानी नहीं, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सरसाइज एम्फेक्स ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? एक्सरसाइज एम्फेक्स की अगर बात करें, अभी परसों ही हमने देखा था युद्ध अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? ये राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में किस किस के बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडियन आर्मी के बीच में।
और बात करें एमफेक्स 2021 में, ये दोस्तों ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल मतलब यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही मिलके करती है, कोई दूसरा बाहर का देश नहीं आता। और ये कहाँ पे हो रहा है? अंडमान और निकोबार में। अगर बात करें अंडमान निकोबार को अलग कौन सी चैनल करती है, कौन सी रेखा, वो है 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल, अभी एग्जाम्स में आए थे ये क्वेश्चंस। 10 डिग्री चैनल अलग करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। और आखिरी सवाल क्या है? कौन सा ट्राइब डिमांड कर रहा है कि उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का यानी अनुसूचित जनजाति का टैग मिले? अब दोस्तों अनुसूचित जनजाति का टैग किस लिए मिले? क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी और ये निकाली गई थी कर्नाटका स्टेट में। लेकिन ये जनजाति सिर्फ कर्नाटका स्टेट में नहीं पाई जाती, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अच्छे खासे अमाउंट में है। और कर्नाटका में तो ये चौथे सबसे बड़े कास्ट बेस्ड ग्रुप है। और सबसे बड़े कौन से हैं? लिंगायत। याद रखिएगा कुरुबा, ये नाम आप याद रखेंगे। कुरुबा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? साउथ इंडिया में बेसिकली पाई जाती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुरुबा जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा रैली था, जैसे फार्म प्रोटेस्ट हो रहे वैसे ही कुछ था कुरुबा जनजाति के साथ। दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें, ये कौन से आर्टिकल में, संविधान में कहाँ पाया जाता है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये एसटी किसे कहा जाएगा? वो कम्युनिटीज़ जो शेड्यूल्ड हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342। देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि किसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाएगा, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में। लेकिन वो बाद में रेफर कहाँ करता है कि आर्टिकल 342 जिसे कहता है। तो आर्टिकल 342 में किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति डायरेक्टली घोषित कर सकते हैं किसी एक एरिया को शेड्यूल ट्राइब, या फिर कोई लॉ बना के उसे राष्ट्रपति का एक्सेंट मिल जाए तो वो भी हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब। तो याद रखेंगे दोनों आर्टिकल शेड्यूल ट्राइब से रिलेट करके, 367 क्लॉज 25 और 342 के अंदर ही राष्ट्रपति किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब घोषित करता है। अब दोस्तों सेशन तो एंड हो गया, लेकिन अच्छे बच्चे क्या करते हैं? होमवर्क करके आते हैं, तो बिना होमवर्क के तो जाने नहीं दूंगा। तो दोस्तों आज का होमवर्क क्या है? इन संगठनों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, और साथ ही साथ इनका फुल फॉर्म भी आपको कमेंट में लिखना है। और छोड़िएगा मत दोस्तों, आप ऐसे रेगुलर करते जाएंगे और टेलीग्राम पे जो क्विज़ आता है उससे करते जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा और आप खुद दिन ब दिन कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। दोस्तों ये तीनों संगठन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं, बिम्स्टेक, AIIB और आसियान। इन तीनों का फुल फॉर्म और साथ ही साथ ये कहाँ पे स्थित है इसे आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए। जय हिंद।